हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के विषय में बताएंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। और हमारा वीडियो देखने के बाद आप उसको लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमको पता चलता रहे कि हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक हो रहा है कि नहीं। जैसा हम नदी तंत्र, भारतीय भूगोल में हम नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। आज हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में बताएंगे। महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बनता है। जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे पीसीएस का पेपर जो टला है भी होगा, आरओ का, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस या सिपाही भर्ती परीक्षा का, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जो भी एग्जाम होने हैं, चाहे विषय भूगोल से संबंधित हो या जीएस से संबंधित प्रश्न हो, भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं और नदी से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। और आपकी नदी से संबंधित सारी समस्याएं, जो भी प्रश्न बनता है, जहां भी कंफ्यूजन है, वो हम लगभग अपने इस वीडियो में समाधान करने का प्रयास किए हैं। तो हम आपको नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि भारत की नदियां पढ़ने से पहले हमको जानना है, जैसे हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हमने हिमालयी नदियां में सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, फिर यमुना नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र, ये चारों मेन है। इसके बाद कुछ और नदी तंत्र है, जिसको हम आपको एक दो वीडियो में देंगे। फिर आपका बचता है प्रायद्वीपीय नदियां, जिसमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, वेंगुई, कई नदियां हैं। उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अब इसके विषय में हम सबसे पहले जान लें इसका उद्गम स्थल। देखिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं और कुछ चीजें नोट करा दे रहे हैं, आप नोट भी करते रहिए। और फिर हम इसमें मैपिंग के माध्यम से, एग्जैक्ट मैप तो नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी एक स्थिति मानचित्रण कर देंगे, जिससे आपका बेस और अच्छा क्लियर हो जाए। तो इसका उद्गम स्थल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछा जाता है, उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल। यह तिब्बत के पठार के, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर? आंग्सी ग्लेशियर। इसका उद्गम स्थल यही है। अब प्रश्न कैसे बनता है? तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास आंशिक ग्लेशियर। अब प्रश्न जो बनता है, अगर बनता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत का पठार दे दिया था तो तिब्बत का पठार, या झील के पास मानसरोवर झील या अन्य झील दे दिया तो इसके पास ग्लेशियर दिया है तो आंशिक ग्लेशियर। प्रश्न कैसा भी बनेगा, यहाँ से आप पकड़ लेंगे तिब्बत पठार, मानसरोवर झील, आंशिक ग्लेशियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा चीज, इसका बहाव, इसका बेसिन जो है, अफवाह जो है, इसका जो बेसिन है, ये 3 देशों में। सबसे मुख्य चीज है कि 3 देशों में है। कौन सा? आपका चाइना, तिब्बत का पठार निकलती है चाइना, उसके बाद भारत, फिर उसके बाद है बांग्लादेश। ये 3 देशों में इसका बहाव है। टोटल कुल दूरी इसकी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर कुल दूरी तय करती है। कितने? तीनों देशों में। तो सबसे मुख्य चीज है, कितने देशों में आती है? 3 देशों पे। भी क्वेश्चन क्लियर हुआ कि उनको तिब्बत का पठार चाइना, भारत, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश होते हुए, और अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश, 2900 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा बहाव इसका चाइना में, तिब्बत के पठार। इसको चाइना या तिब्बत के पठार भी लिख सकते हैं। यहाँ है 1625 किलोमीटर तिब्बत के पठार बहती है, 1625 किलोमीटर, और 916 किलोमीटर भारत में, 916 किलोमीटर, और 360 किलोमीटर बांग्लादेश में। यदि प्रश्न बनता है कि इसका बहाव जो है किस देश में ज्यादा है, चाइना या तिब्बत पठार में, उसके बाद भारत में, फिर बांग्लादेश में, तो प्रश्न कैसे बनेगा, आप इसको हल करिएगा। अब यह मुख्य चीजें
हम आपको बताते चल रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और फिर मैप के माध्यम से आप बताएंगे। यह जो है मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर, प्रश्न बनता है कि मानसरोवर झील के पास किस दर्रे से अलग होती है। तो मानसरोवर झील के पास मरियनला एक दर्रा है, मरियनला दर्रे से यह अलग होती है। ये भी आपको क्वेश्चन जानकारी के लिए होती है, जरूरी है कि यह मानसरोवर झील के पास मरियनला दर्रे से यह अलग होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यह नौका गम्य भी है, नौका गम्य है। और इसका जो नौका गम्य है वह विश्व के जो भी नौका गम्य नदियां हैं उसमें सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर नौका गम्य है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह जो है नौका गम्य है। ये इसकी खास विशेषता है, इसकी नौका गम्यता का। अब उसके बाद नमचा बरवा, जब यह तिब्बत के पठार से निकलती है, उसके बाद यह जो है कि दक्षिण पश्चिम मुड़ते हुए नमचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा पहाड़ी से मुड़ती है। नमचा बरवा पहाड़ी से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। मुड़कर यह जो है कि मुड़कर 5500 मीटर ऊंचा, 5500 मीटर, देखिए कैनियन का निर्माण करती है। 5500 मीटर गहरा कैनियन का निर्माण करती है। यह भी प्रश्न बनता है कि किस पहाड़ी से मुड़कर कैनियन का निर्माण करती है। नमचा बरवा पहाड़ी से। कितना गहरा? 5500 मीटर गहरा। यह नमचा बरवा पहाड़ी से घूमकर किस चीज का निर्माण करती है? तो कैनियन का निर्माण करती है। और इसके विषय में मुख्य चीज जान ले कि या इसका जो नाम है ये अलग अलग है। जैसे तिब्बत में, मतलब चीन में इसका नाम क्या है? चीन में इसका नाम सांगपो है। इसको जरूर याद करते चलिए। चीन में इसका नाम सांगपो, या स्थानीय नाम यारलुंग है। ये इसका पहला नाम है। जब निकलती है तो इसका नाम सांगपो या यारलुंग है। और उसके बाद जब नमचा बरवा पहाड़ी से मुड़ती है, कैनियन का निर्माण करती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम, जब भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले किस प्रदेश में आती है? अरुणाचल प्रदेश। यह भी प्रश्न पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी या सांगपो नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसका नाम होता है दिहांग। याद रखिएगा, दिबांग नहीं, दिहांग। यहाँ इसका नाम क्या होता है? दिहांग। उसके बाद यह इसमें दो नदियां, लोहित और दिबांग। ये दिहांग है, इसको लोहित और दिबांग। जब इसमें लोहित प्लस दिबांग नदी मिल जाती है आके, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम, यहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, यहां से ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। अब उसके बाद इस पर नदी द्वीप का निर्माण असम में होता है, फिर आगे पर बढ़ती है, और फिर जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। इसके नाम जो है सांगपो, दिहांग और सांगपो है। तिब्बत में इसका नाम, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग,
और लोहित दिबांग नदी मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र हो जाती है, तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना। तो 4 नाम हो गया आपका। सांगपो तिब्बत में, जमुना बांग्लादेश में, भारत में इसके 2 नाम है, दिबांग और ब्रह्मपुत्र। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद यह जमुना के नाम से आगे बढ़ती है। हमने आपको गंगा रिवर सिस्टम में गंगा नदी तंत्र में बताया है कि गंगा नदी जब निकलती है बांग्लादेश में घुसती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, और फिर उसमें जमुना नदी आके मिलती है। जमुना, यही जमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र है, जमुना बनकर गंगा जी में पद्मा मिलती है, पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है, फिर उसमें मेघना मिलती है और कई भी तरीके के रूप में गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो हमने आपको गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, पद्मा आके उसमें, पद्मा जब उसका नाम हो जाता है तो जो जमुना जी आके मिली है, यमुना नहीं जमुना जी आके मिली है, तो हमारी ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और असम में मजुली द्वीप का निर्माण करती है। यह नदी जो है असम में जो है मजुली द्वीप, असम में मजुली द्वीप का निर्माण करती है। और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? मजुली द्वीप। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया है। चर्चा करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल तिब्बत के पठार के मानसरोवर के झील के पास आंशिक ग्लेशियर से है। इसका बेसिन बहाव 3 देशों में है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत पठार चाइना में 1625, 916 और 360 बांग्लादेश में। यह मानसरोवर झील के पास मलगिल्ला दर्रे से अलग होती है। समुद्र तल से 400 मीटर ऊंचा नौकागम्य है, जो अपने आप में अद्वितीय है। नमचा पर्वत पहाड़ी से मुड़कर 5500 मीटर गहरा कैनियन का निर्माण करती है। इसका नाम तिब्बत में सांगपो या यारलुंग और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। लोहित और दिबांग नदी मिलने से असम में ब्रह्मपुत्र हो जाती है, बांग्लादेश में जमुना। यही जमुना जी पद्मा नदी मिलती है, पद्मा जो कि गंगा है, और फिर पद्मा आगे बढ़ती है, मेघना आके मिलती है, फिर उसमें जो है बंगाल खाड़ी मिल जाती है। मजुली द्वीप का निर्माण असम में करते, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उसके बाद अब इसके बाद जो है सबसे मुख्य चीज जो है कि अब इसकी सहायक नदी, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके मुख्य चीज, इसकी सहायक नदी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और उसके बाद हम आपको मैप के माध्यम से इसको बताते। देखिए, जो भी प्रश्न है लगभग इसमें से आपका मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम होगा इसी से आपका मिल जाएगा। अब इसकी सहायक नदी, जो प्रश्न बनता है सहायक नदी का, सबसे पहले दिबांग। इसमें आके क्या मिली है? दिबांग। और दूसरा लोहित। ये दोनों के मिलने से इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। ये भी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब इसमें आके दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं तो क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ये भी प्रश्न बनता है कि किस नदी के नाम से, किन नदियों के मिलने से सांगपो या दिहांग नदी के नाम ब्रह्मपुत्र होता है। तो यहाँ देखिएगा दिबांग और लोहित। उसके बाद सुवनसिरी, फिर उसके बाद जिया भरेली। दिबांग, लोहित, सुवनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, फिर पुथमारी, फिर पगलादिया,
दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथमारी, पगला दिया, हंसो मत यार, मानस और धनसरी और तीस्ता। ये महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं। अगर आपको इतना पता रहेगा बहुत दिक्कत नहीं होगी। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुथमारी, पगला दिया, मानस, धनसरी और तीस्ता, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको एक मैप के रूप में हम आपको बताते हैं कि अगर आप इसको समझ गए हैं तो मैप में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका उद्गम स्थल, सबसे पहले देखिए हम मैप में बताते हैं कि जैसे हमारा ये क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, क्या यही हम तिब्बत के पठार, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील का आंशिक ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास आंशिक ग्लेशियर। याद करने के लिए तिब्बत के पठार मान आंशिक ग्लेशियर, मान लीजिए यहां से आंशिक ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो एक तिब्बत का पठार है, यहां से लेते हैं, ये तिब्बत का पठार है, इसका नाम यहां पर है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो या यारलुंग भी कहते हैं। अब ये जगह क्या है? तिब्बत का पठार, चाइना है, इसको हम चाइना कहते हैं, इसको हम चाइना। अब हमारा तिब्बत के पठार मानसरोवर झील आंशिक निकलती है और यह सीधे आती है और यहाँ नमचा बरवा पहाड़ी के पास तिरछा मोड़ बनाती है। ये क्या है? नमचा बरवा पहाड़ी, यहीं पे नमचा बरवा पहाड़ी है, यहाँ मोड़ बनाती है। किस तरफ? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की तरफ। और मोड़ बनाने के बाद मोड़ बनाती है पश्चिम तरफ, यहाँ पर कैनियन, यहीं पर कैनियन का निर्माण करती है। जो हमने आपको बताया कि कैनियन कितना गहरा है, 5500 मीटर। यहाँ पर उसके बाद यह हमारा दक्षिण पश्चिम को मुड़ जाती है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आंशिक ग्लेशियर, तिब्बत के पठार चाइना, तिब्बत के पठार निकलती है सांगपो के रूप में और नमचा बरवा से तिरछा जब मुड़ती है दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण पश्चिम को इसका बहाव आगे बढ़ता जाता है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। और उसके बाद सदिया एक जगह है, यहाँ सदिया, ये जगह है सदिया, असम में है सदिया। और इसमें सदिया के पास दिहांग और लोहित, दिबांग, दिबांग और लोहित, ये दो नदी हैं, एक दिबांग एक लोहित। ये मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, यहीं से ब्रह्मपुत्र। और क्षेत्र है असम का। हमने आपको स्पष्ट बताया दिबांग और लोहित नदियां मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ये असम, यहीं पर एक मजुली द्वीप का निर्माण करती है, मजुली द्वीप। मजुली द्वीप जो है, इसकी विशेषता यह है मजुली द्वीप का कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसके बाद यह पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गारो पहाड़ी के बाद इसका बहाव सीधे दक्षिण की ओर हो जाता है। यहाँ पर गारो पहाड़ी से
गारो पहाड़ी से इसका बहाव जो है वो किधर हो जाता है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। और फिर यह दक्षिण को पाती है तो एक जगह है यहाँ पर गोलापारा, गोलपारा, यहाँ पर एक घुस जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, और जमुना के रूप में अब आती है। इधर से हमने आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर गोमती अकेडमी सर्च करके और प्लेलिस्ट में भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। गंगा रिवर सिस्टम, इधर से पद्मा आ जाती है। कौन सी नदी, पद्मा, पद्मा, गंगा जी बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है और फिर पद्मा के नाम से आगे बढ़ जाता है। यहीं से ब्रह्मपुत्र का काम समाप्त हो जाता है, पद्मा नाम से आगे बढ़ती है, पद्मा में आकर मेघना मिलती है, मेघना के रूप से वह जाके बंगाल खाड़ी में, सागर में मिल जाती है। तो गंगा के रूप में जाके विसर्जित होती है, तो यह गंगा में आके मिल जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे मैप के माध्यम से। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि सांगपो नदी तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है और ये नमचा पर्वत पहाड़ से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भाग में प्रवेश करती है और यहाँ पर 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है और चांगम सांगपो इसका पहला नाम, इसका दूसरा नाम। उसके बाद सदिया के पहले दिबांग और लोहित नदियां आके इस पे मिलती हैं, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहता है। यहाँ पर मजली द्वीप का निर्माण करती है, गारो पहाड़ी से यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, गोलापारा के बाद यह बांग्लादेश प्रयोग कर इसका नाम जो है जमुना हो जाता है, इसलिए इसका नाम जमुना। और फिर गंगा जी मिलने के बाद या पद्मा मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र समाप्त हो जाता है, पद्मा के नाम से या बंगाल खाड़ी मिल जाता है। तो इसलिए इसका नाम सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो महत्वपूर्ण है, जो भी एग्जाम होगा प्रश्न पूछा जाएगा, एक दो बार वीडियो देख लेंगे, आपको लाभदायक होगा। जय हिंद, जय भारत।